नमस्कार श्रोताओं, इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में ठीक 8:30 बजे हैं और ये समय है आपके अपने कार्यक्रम स्पोर्ट्स स्कैन का, जिसमें हम आपको रूबरू कराते हैं दिन भर की तमाम खेल खबरों से। आज के स्पोर्ट्स स्कैन के एडिशन के साथ में हूं आपका होस्ट और दोस्त सिद्धार्थ सिंह, और खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आ चुके हैं जानी मानी खेल पत्रकार मोना पार्थसारथी। मोना, स्पोर्ट्स स्कैन कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को नमस्कार। और सबसे पहले नजर अब तक के स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में मेजबान मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। टॉस जीतकर मुंबई इंडियंस गेंदबाजी कर रही है। एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई बनाने वाला भारत दुनिया का 17वां देश बना। खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने किया उद्घाटन। जेवलिन थ्रो में भारत के 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने दक्षिण अफ्रीका के पोर्चे में पॉट इन्विटेशनल ट्रैक स्पर्धा जीतकर सत्र की शुरुआत की। आईएसएसएफ विश्व कप फाइनल के महिला स्कीट स्पर्धा में रेजा ढिल्लो 5वें स्थान पर रहीं और स्क्वैश में तन्वी खन्ना, आकांक्षा सानुखे, अनहद सिंह और वीरजोत रानी ने अपने अपने मुकाबले जीतकर कुआलालंपुर में विश्व चैंपियनशिप क्वालिफाइंग टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और खेल खबरों की शुरुआत करते हैं इस समय आईपीएल फीवर से। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मेजबान मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से हो रहा है। मुंबई ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। जी हाँ, आईपीएल का रोमांच अपने चरम पर है और जब ये धुन हम सुनते हैं तो अपने आप मोमेंटम बढ़ जाता है। फिलहाल आपको बता दें कि हैदराबाद ने 11 ओवर और 1 गेंद का खेल समाप्त हो चुका है। 3 विकेट पर 82 रन का स्कोर है इस समय, और नीतीश कुमार रेड्डी जो है वो इस समय 6 रन बनाकर क्रीज पर हैं। फिलहाल जिस तरह का पूरा ये चल रहा है, 3 विकेट पर जो 82 रन का स्कोर है। पहले आपको बताएं कि अभिषेक शर्मा ने 28 गेंदों पर 40 रन की पारी खेली। ट्रेविस हेड ने 29 गेंदों पे 28 रन बनाए। ईशान किशन ने 2 रन। नीतीश कुमार रेड्डी नाबाद अभी 6 रन पे हैं और उनका साथ दे रहे हैं हेनरिक क्लासन। तो मोना, इस समय फिलहाल 11 ओवर और 3 गेंदों का खेल समाप्त होने पर 3 विकेट पर 82 रन का स्कोर है। किस तरीके से देख रहे हैं आज के इस मैच को? देखिए, ये हाई स्कोरिंग विकेट है और यहाँ पर बड़ा स्कोर बनना चाहिए। और जिस तरह से हैदराबाद के पास काफी बड़े बड़े सितारे हैं उनके बैटिंग लाइनअप में, उस हिसाब से मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभी थोड़े से पीछे चल रहे हैं। लेकिन अभी क्रीज पर क्लासन मौजूद है और जो 2-4 ओवर में मैच का रुख बदलने में सक्षम है। तो यहाँ पर कोशिश यही होगी कि कम से कम जो आखिरी के 9 ओवर बचे हैं इसमें 100 रन बनाए जाएं ताकि 200 के आसपास का स्कोर रहे तो मुंबई को चुनौती दी जा सके। बिल्कुल, लेकिन इस समय फिलहाल नीतीश कुमार रेड्डी अभी 6 रन बनाकर और हेनरिक का अभी खाता नहीं खुला है। और जैसा कि आपने बोला कि ये थोड़ा विकेट को बैटर्स को सपोर्ट कर रही है पिच, और 200 तक अगर स्कोर जाता है तो उस केस में ये बेहतर हैदराबाद बेहतर पोजीशन में होगी। लेकिन फिलहाल दोनों टीमों के बराबर के अंक हैं और दोनों ही टीमें अपना जोर लगाने के लिए आज तैयार है। देखिए, दोनों टीमें जो निचले हाफ में है अभी, और मुंबई 5 बार की चैंपियन रह चुकी है। जिस तरीके से मुंबई का एक पुराना जो दस्तूर चला रहा है कि स्लो स्टार्टर होते हैं, शुरू में बहुत अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते लेकिन धीरे धीरे लय पकड़ते हैं। तो शायद पिछला मैच जो दिल्ली में ही था, दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ, उसमें मुंबई ने जिस तरीके का प्रदर्शन करके जीत दर्ज की है, तो उससे जरूर मुंबई के प्रशंसकों को उम्मीद बंदी होगी कि यही वो मैच टर्निंग पॉइंट होगा जहां से मुंबई का कारवा आगे बढ़ेगा। लेकिन नजरें यहां पर रोहित शर्मा पर जरूर होंगी। पिछले जितने मैच खेले इम्पैक्ट सब के रूप में वो खेल रहे हैं और 56 रन टोटल उन्होंने अभी तक बनाए हैं, तो बहुत अच्छे फॉर्म में नहीं है, उन पर नजरें होंगी।
तिलक वर्मा फॉर्म में लौटते नजर आ रहे हैं, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या से भी अच्छी पारी की उम्मीद होगी। तो मुंबई को अगर यहां से अपना जीत का कारवा आगे ले जाना है तो एज अ होल एक इकाई के रूप में उन्हें अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। और जैसे हमने देखा पिछले मैच में फील्डिंग बहुत कमाल की थी मुंबई की, दिल्ली के बल्लेबाजों को जिस तरीके से उन्होंने परेशान किया, तो वो फील्डिंग पर जोर रहेगा और हार्दिक पांड्या की कप्तानी पर भी नजरें होंगी। बिल्कुल। और फिलहाल मुंबई की ओर से विल जैक्स ने 2 विकेट लिए हैं। उन्होंने फिलहाल 3 ओवर किए हैं, 4.66 की इकोनॉमी है उनकी। हार्दिक पांड्या को 1 विकेट मिला है और फिलहाल 12 ओवर और 2 गेंद का खेल समाप्त हो चुका है और स्कोर है 3 विकेट पर 88 रन। बढ़ते अगली खबर की ओर। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय डोप परीक्षण प्रयोगशाला यानी एनडीटीएल में एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई, जिसे एपीएमयू हम कहते हैं, उसका उद्घाटन किया। यह पहल राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय दोनों मंचों पर स्वच्छ और पारदर्शी खेल प्रथाओं को बढ़ावा देने के लिए भारत की प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की ये रिपोर्ट। इस अवसर पर डॉक्टर मांडविया ने कहा कि एपीएमयू डोपिंग के खिलाफ भारत की लड़ाई में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, जो एथलीट बायोलॉजिकल पासपोर्ट एबीपी प्रणाली के माध्यम से खिलाड़ियों के लिए काफी मददगार होगा। ये तंत्र डोपिंग पैटर्न का पता लगाने और अनैतिक प्रथाओं की पहचान करके खेलों की निष्पक्षता सुनिश्चित करेगा। श्री मांडविया ने कहा कि एपीएमयू ग्लोबल साउथ के लिए महत्वपूर्ण है और ये हमारे उन पड़ोसी देशों की मदद करेगा जिनके पास इस प्रणाली को स्थापित करने के लिए पर्याप्त संसाधन नहीं है। एनडीटीएल के एपीएमयू को विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा के दिशा निर्देशों के अनुरूप बनाया गया है, जो वैश्विक स्तर पर एंटी डोपिंग कार्यक्रम को मजबूत करेगा। समय के साथ रक्त और स्टेरॉयड प्रोफाइल जैसे मापदंडों पर नजर रखने से ये इकाई एथलीटों की विश्वसनीयता की रक्षा करेगी और खेलों में समान अवसर सुनिश्चित करेगी। विशाल शर्मा, स्पोर्ट्स कैन। मुना, जो एपीएमयू है और एपीएमयू ने जिस तरह से हम ये कहें कि डोपिंग को लेकर कहा जा रहा है कि एक भारत जो है अब फिलहाल एक ग्लोबली एक बड़ी एक ऐसी स्थिति में है कि वो अपने एथलीट्स को जो एंटी डोपिंग की चीजें हैं उस पर वो नियंत्रण रख सकता है और इसके साथ ही भारत दुनिया का 17वां देश बन गया है एथलीट पासपोर्ट प्रबंधन इकाई बनाने वाला। क्या है ये, इसको सरल शब्दों में आपसे समझना चाहेंगे? देखिए, जैसे कि आप जानते ही हैं कि डोपिंग वायलेशन के मामले में भारत का जो पास्ट रिकॉर्ड है वो बहुत अच्छा नहीं है और रशिया के बाद दूसरे नंबर पर भारत रहा है। तो खेल मंत्री का शुरू से ये जब से चार्ज संभाला है, इसको लेकर काफी फोकस था उनका, इस पर जोर था। और जो एथलीट पासपोर्ट है, जैविक पासपोर्ट है, उसमें डोपिंग से बचने के लिए जो लड़ाई है उसका बहुत बड़ा एक कदम जिसको कहा जा सकता है कि इसमें खिलाड़ी का पूरा बायोलॉजिकल डेटा जिसको कहते हैं वो संकलित किया जाएगा, जिसमें ब्लड पैरामीटर्स होंगे, जिसमें हार्मोन लेवल होगा और एक पीरियड ऑफ टाइम में अगर उसमें कुछ विसंगति नजर आती है तो वो क्यों नजर आ रही है, उसके क्या रीजन रहे हैं। तो ऐसे समय में जो खिलाड़ी निर्दोष है, पाक साफ हैं और स्पोर्ट्समैनशिप के साथ आगे बढ़ रहे हैं, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा है कि उनकी विश्वसनीयता को प्रमाणित करेगा ये। और जहां पर माल प्रैक्टिसेस की संभावना है वो उसमें तुरंत नजर आएगी और पकड़ी जा सकेंगी। तो ये जो डोपिंग के मामले सामने आते हैं उन पर नियंत्रण करने में ये बहुत ज्यादा मदद करने वाला है। और जैसे कि दुनिया के बड़े जो स्पोर्टिंग सुपर पावर्स हैं, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो जर्मनी हो, ब्रिटेन हो, चीन हो, ऐसे देशों में ये जो जैविक पासपोर्ट है खिलाड़ियों का, वो एथलीट्स प्रोफाइल जो है वो चलन में है और भारत 17वां देश बन गया है। और मुझे लगता है आसपास के सारे देशों को भी इससे फायदा होने वाला है क्योंकि भारत की इस इंफ्रास्ट्रक्चर को जो हमारे पड़ोसी देश हैं या आसपास के, जैसे कि ग्लोबल साउथ की भी आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर ने बात की है, तो उनके लिए भारत की इस फैसिलिटी को यूज करना, इसको प्रयोग करना, ये भी एक उस दृष्टि से हम देखें तो
और इस दृष्टि से भी आप देखें कि हम 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी करना चाहते हैं, हम 2036 ओलंपिक की मेजबानी करने के इच्छुक हैं। तो वर्ल्ड प्रैक्टिसेस जो हैं, जो दुनिया भर के बड़े सुपर पावर देशों में आजमाई जा रही हैं, प्रयोग में लाई जा रही हैं, वो धीरे धीरे करके भारत के जो स्पोर्टिंग इकोसिस्टम है उसका हिस्सा बनती जा रही है। तो यहाँ कहीं ना कहीं हर एक छोटा कदम भारत के उस बड़े लक्ष्य की पूर्ति करने में मददगार साबित होगा। तो उसको इस दिशा से भी देखें तो काफी अच्छा ये सराहनीय कदम। तो बिल्कुल, तो इससे खिलाड़ियों को बेहद मदद मिलने वाली है। बात करते हैं जेवलिन थ्रो की, जिसमें भारत के 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा ने दक्षिण अफ्रीका के पॉट इन्विटेशनल ट्रैक स्पर्धा को जीत लिया है और सत्र की शानदार शुरुआत की है। उन्होंने प्रतियोगिता में 84.52 मीटर की दूरी तक भाला फेंक कर खिताब जीता। वो 6 खिलाड़ियों के बीच चले मुकाबले में शीर्ष पर है। हालांकि नीरज का निशाना अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ स्कोर 89.94 मीटर से कम था। सुनते हैं स्पोर्ट्स डेस्क की ये रिपोर्ट। पॉट इन्विटेशनल ट्रैक स्पर्धा में खिताबी जीत के साथ नीरज का आत्मविश्वास अब आगामी दोहा डायमंड लीग टूर्नामेंट के लिए और मजबूत हो गया है। डायमंड लीग 16 मई से शुरू होने जा रही है। नीरज ने इससे पहले लुसाने डायमंड लीग में 89.49 मीटर का थ्रो करते हुए दूसरा स्थान हासिल किया था। उस प्रतियोगिता में ग्रेनाडा के एंडरसन पीटर्स ने 90.61 मीटर के थ्रो के साथ खिताब जीता था। वहीं पेरिस ओलंपिक में नीरज गोल्ड मेडल से चूक गए थे। उन्होंने 89.45 मीटर का थ्रो किया था, जबकि पाकिस्तान के अरशद नदीम ने 92.97 मीटर के रिकॉर्ड थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता था। उम्मीद है कि नीरज डायमंड लीग में इस सत्र का बेहतरीन प्रदर्शन करेंगे। नेहा गोस्वामी, स्पोर्ट्स स्कैन। जी हाँ मोना, अब सबकी नजर डायमंड लीग पर लगी हुई है। बिल्कुल लगी हुई है और नीरज चोपड़ा पर भी लगी हुई है, क्योंकि उनका प्रदर्शन हमेशा से जो एक कंसिस्टेंसी लेवल है उनका वो बहुत जबरदस्त रहा है। डायमंड लीग में वो जीत भी चुके हैं और यहाँ सत्र की शुरुआत उन्होंने की है। पहला ही टूर्नामेंट है और 84 पॉइंट समथिंग स्कोर है। तो अभी उम्मीद यही है कि इस बार वो 90 मीटर का बैरियर क्रॉस करेंगे। ISSF विश्व कप फाइनल के महिला स्कीट स्पर्धा में पेरिस ओलंपिक खेल चुकी रेजा ढिल्लो 5वें स्थान पर रहीं। उन्हें चीन की जियांग यितिंग से हार का सामना करना पड़ा। ज्यादा जानकारी के लिए सुनते हैं ये रिपोर्ट। पेरू में चल रही ISSF विश्व कप निशानेबाजी में आज का दिन भारत के लिए कुछ खास नहीं रहा। पेरिस ओलंपिक खेल चुकी राइजा ढिल्लो अपने पहले ISSF विश्व कप फाइनल में महिला स्कीट स्पर्धा में 5वें स्थान पर रही। पूर्व जूनियर विश्व चैंपियनशिप रजत पदक विजेता और एशियाई चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीत चुकी राइजा 60 शॉट के निर्णायक मुकाबले में 26 हिट के बाद बाहर हो गयी। वे चौथे स्थान पर रही। वे चीन की जियांग यितिंग से पार नहीं पा सकी, जो पेरिस ओलंपिक में मिक्स टीम स्पर्धा में कांस्य पदक जीत चुकी हैं। भारत की गनीमत सेंखो 9वें और दर्शना राठौड़ 15वें स्थान पर रहीं। इससे पहले इंदर सिंह सुरुचि और सौरभ चौधरी की भारतीय जोड़ी ने 10 मीटर मिक्स्ड एयर पिस्टल निशानेबाजी स्पर्धा का स्वर्ण पदक जीता। जी हाँ मोना, आज का दिन फिलहाल हमारा नहीं रहा, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं भारत अब इस समय चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। बिल्कुल, 2 गोल्ड मेडल झोली में आ चुके हैं, चीन के बाद दूसरे स्थान पर है। और स्कीट जो है वो हमारा बहुत ज्यादा पावरफुल है भी नहीं प्रतिस्पर्धा में, तो उस हिसाब से रेजा ढिल्लों की तारीफ करनी होगी कि पहला ISSF विश्व कप खेल रही है और इतनी स्ट्रॉन्ग फील्ड में वो 5वें स्थान पर रही है। और श्रोताओं, आपको बता दें कि स्क्वाश में तन्वी खन्ना, आकांक्षा सालुंखे, अनहद सिंह और वीर चोटरानी ने अपने अपने मुकाबले जीतकर कुआलालंपुर में विश्व चैंपियनशिप क्वालिफाइंग टूर्नामेंट एशिया के क्वार्टर फाइनल में जगह बना ली है। और श्रोताओं, अब समय हो चला है आपसे विदा लेने का। कल फिर मिलेंगे कुछ और ताजा खेल खबरों के साथ। मोना, आप हमारे स्टूडियो में तमाम खेल खबरों पर हमसे चर्चा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। शुक्रिया। इसी के साथ श्रोताओं, अनुमति दीजिए स्पोर्ट्स स्कैन की पूरी टीम और मुझे यानी सिद्धार्थ सिंह को नमस्कार, शुभ रात्रि, गुड नाइट।